Hello everyone, I welcome you all once again on your own channel Geo with Madhur guys, and today I am going to start the topic called decentralization in India and आज हम इस चैप्टर का एंड करेंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि अभी हम फेडरल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और अब तक हमने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में अब तक हमने बात करी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है जहां पर 2 गवर्नमेंट से काम नहीं चलता। अगर मैं इंडिया की स्टेट्स की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, उसकी पॉपुलेशन अकेले ही रशिया के बराबर है। महाराष्ट्र या गुजरात की अगर मैं बात करूं तो वहां की पॉपुलेशन अकेले पे जर्मनी के बराबर है। तो हमारी कंट्री जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर स्टेट के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। ऐसे में हमारी कंट्री में हमें ज़रूरत पड़ती है 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इसी के लिए हमारी कंट्री में बना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या मैं कहूँ पंचायती राज सिस्टम। एंड दिस 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट टेल अस मोर अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। What is the decentralization of power, guys? When you divide your power among different centers, centralization of power is something where the power is in the hand of one person or at one center. But when you divide your power at different levels and different centers, that is called the decentralization of power. हमारी कंट्री में 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज द लोकल गवर्नमेंट। ये 2 तरह की होती है। अर्बन एरियाज में इनको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और रूरल एरियाज में इनको बोलते हैं ग्राम पंचायत या पंचायती राज सिस्टम। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये क्यों जरूरी है, क्यों इंडिया में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो ये क्यों जरूरी है, उसके पीछे का रीजन है ये कि गाइस हमारी कंट्री इतनी बड़ी है और हमारी कंट्री में जो छोटे छोटे लोकल लेवल पर विलेजेस हैं, जो छोटे छोटे एरियाज हैं, वहाँ की इतनी यूनिक प्रॉब्लम है कि उनको स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर सॉल्व नहीं किया जा सकता। उनको सॉल्व करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स को क्या बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उनके क्या रिसोर्सेज हैं, क्या बेस्ट मेथड है उन्हें सॉल्व करने के, वो हमें वहीं लोकल लेवल पर ही मिलते हैं। तो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो उन छोटे छोटे मुद्दों को उस छोटे लेवल पर ही सॉल्व कर सके। क्या मैं एक छोटी सी बात करूँ कि गाँव में अगर एक तालाब खुदवाना है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर क्यों डिसाइड करेगा या चीफ मिनिस्टर क्यों डिसाइड करेगा? अरे वहीं के जो सरपंच हैं, वहीं के जो लोकल लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वो पॉन्ड कहाँ बनना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारी कंट्री में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया है, विच इज़ अ पंचायत राज सिस्टम। और यहाँ एक और बात है, इससे डेमोक्रेसी बेस तक पहुँचती है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री इज अटैच्ड टू द डेमोक्रेसी एंड द इलेक्शन। By this local self government, people are learning more about the democracy, और उनको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट में कैसे काम किए जाते हैं, और गांव के लोगों को गांव चलाने का अंदाजा भी मिलता है। उनको भी मौका मिल रहा है कि वो गांव को कैसे चलाएं। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम इज टीचिंग द पीपल दैट हाउ टू बी गवर्न एंड हाउ टू गवर्न द कंट्री। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द 3rd लेवल गवर्नमेंट। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड दैट देयर शुड बी द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में लोकल लेवल गवर्नमेंट का इजाद हुआ। नाउ वी हैव द विलेज पंचायत एट द रूरल एरिया एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज एट द अर्बन एरिया। नाउ द पावर इज शेयर्ड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। एंड टू रन दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द पावर वॉज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ही लोकल इलेक्शंस करवाया करती थी और जितने भी पावर और रिसोर्सेज हुआ करते थे वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। उसका एक नुकसान था गाइस, कुछ स्टेट्स में तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन कुछ स्टेट्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हाल बदतर था। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉपर तरीके से राइट टाइम पर इलेक्शंस नहीं करवा पाती थी, प्रॉपर फंडिंग नहीं हो पाती थी, उनके पास पूरे राइट्स नहीं थे, डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन आया 1992 में। 1992 में देयर वाज अ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम चेंजेस वर डन especially for the decentralization of power in the country. And according to the amendment of constitutional amendment in 1992, all the states were compulsory to have the election after every 5 years for the लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी पंचायत के इलेक्शन हर 5 साल बाद उन्हें कंपल्सरी थे। एंड दिस अमेंडमेंट मेड द 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव। Then in 1992 itself was decided that some seats will be reserved for the SC, STs and the OBC people
And for the women also 33% seats were reserved for the women in the local self government. Mind you, अभी तक लोकसभा इलेक्शन में women's को रिजर्वेशन नहीं मिला है इलेक्शन में, but in local self government 33% seats are reserved for the women. So the women are getting more advantage of the third level of government. Apart from that, an independent state election commission was constituted who is responsible for conducting the election in each state for the local self-government. Apart from that, the state governments are bound to share the money and some powers with the local self-government. So they provide the revenue, they give the resources, they give their power to the local self-government so that local self-government can work in a better way for the betterment of the people. ओके सो ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए 1992 में, और उसके बाद से अगर हम कहें तो रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर वाज डन इन इंडिया। हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती कैसे। देखिए हमारी कंट्री में दो तरह के एरियाज हैं, रूरल एंड अर्बन। मैंने थोड़ा सा आपको पहले बताया, रूरल एरिया में इसी गवर्नमेंट को कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम, और अर्बन एरिया में होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज। हर गांव में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू वार्ड से कुछ मेंबर्स को चुना जाता है जिनको पंच बोलते हैं, और फिर एक उनके प्रेसिडेंट को चुना जाता है जो कहलाता है सरपंच। ओके बेसिकली ये लोग मिलकर गांव के सारे काम करते हैं, लेकिन गांव के अंदर जितने भी वोटर्स होते हैं, ऑल 18 ईयर एंड अबव पीपल मेक अ लोकल बॉडी एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड ग्राम सभा। ओके तो इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड द पंच एंड द सरपंच। वो काउंसिल होती है जो काम करती है, और गांव के सारे वोटर्स मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा बेसिकली क्या होता है, ग्राम सभा साल में 2 से 3 बार उनको मीटिंग करनी होती है ग्राम पंचायत के साथ। वो उसमें बजट डिसाइड करते हैं और ग्राम पंचायत का काम देखते हैं कि जो हमने इलेक्शन करके जिन लोगों को चुना था उन लोगों ने कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया। ओके हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। कभी कभी गांव बहुत बड़े होते हैं तो एक गांव में 2 ग्राम पंचायत भी हो सकती हैं, और कभी कभी कुछ गांव बहुत छोटे होते हैं तो 2-3 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत वहां से बन जाती है। ओके और ग्राम पंचायत का काम होता है लोकल एरियाज के काम को देखना। अब जो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है गाइस, ये गांव से सीधा डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। गांव के बाद कुछ ग्राम पंचायत मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक समिति या मंडल। में जो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको पंचायत के लोग मिलकर चुनते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक समिति। उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गाइस, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो ग्राम पंचायत होती है और जो ब्लॉक समिति होती हैं वो मिलकर बनाती हैं जिला परिषद को। उसके अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि वहाँ का एमपी हो गया, एमएलए हो गए, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अदर बॉडीज हैं उनके मेंबर्स होते हैं। इन सबको मिलाकर बनता है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब यही सिस्टम अर्बन एरियाज में भी जाता है। अर्बन एरियाज में बेसिकली हम चुनते हैं म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। बिग सिटीज हैव द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्मॉल सिटीज हैव द म्युनिसिपैलिटी। जो पूरी सिटी होती है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है, जैसे ग्राम पंचायत में गांव डिसाइड होते हैं, तो अलग अलग वार्ड से एक पर्सन को वहाँ के लोग चुनते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड काउंसिलर। और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही आपस में मिलकर म्युनिसिपैलिटी को चलाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन को हम बोलते हैं मेयर। That person is responsible for taking the major decisions related to the particular city. कुछ बहुत बड़ी सिटीज़ में एक से ज़्यादा मेयर भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो एक टाइम तक दिल्ली में एक ही कॉर्पोरेशन थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD। वहाँ के सिर्फ एक चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली काफ़ी बड़ी सिटी है तो दिल्ली सिटी के अंदर अब 3 MCDs बना दी गई, और वहाँ के 3 अलग अलग मेयर्स हैं जो अलग अलग दिल्ली के पार्ट्स के लिए डिसीजन लेते हैं। ओके तो दिस इज हाउ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज डन एट द रूरल लेवल एंड द अर्बन लेवल। गाइस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एग्जांपल है इंडिया का, ये दुनिया में कुछ सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम में 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये दुनिया की कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ओके इन इंडिया 36 लाख पीपल आर elected representative in the local self government including the women, SCs, STs, OBCs, everyone। जब से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, तब से जो डेमोक्रेसी है वो और डीप हो गई है। आज गांव का बच्चा डेमोक्रेसी के बारे में जानता है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, कैसे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, दैट एवरीथिंग द पीपल ऑफ द विलेजेस नो। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है वो विमेंस रिप्रेजेंटेशन। 33% पीपल आर दी विमेन इन दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे फायदे हुए। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, अभी भी अच्छी तरीके से इलेक्शंस कहीं कहीं नहीं हो पाते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पूरी पावर तरीके से इनमें हैंड ओवर नहीं की है।
जिसकी वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उस तरीके से काम नहीं कर पाती है जितना कि सोचा जाता है या जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए। कई जगह पे ग्राम सभा रेगुलरली नहीं होती है, तो वो ग्राम पंचायत के काम को असेस नहीं कर पाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने बताया, हर ग्राम पंचायत, हर ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बार मिलना चाहिए और वो ग्राम पंचायत के कामों को असेस करती हैं, लेकिन हर बार हर विलेज में ऐसा नहीं हो पाता है। कई स्टेट में ग्राम पंचायत को या लोकल बॉडीज को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले, रेवेन्यू पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम फेस करते हैं, बट स्टिल आफ्टर ऑल काफ़ी हद तक इसने डेमोक्रेसी को काफ़ी नीचे लेवल तक कंट्री में, मतलब रूट लेवल तक पहुंचाया है, और दिस इज हाउ द फेडरलिज्म इज डन इन इंडिया। So guys, here I bring to the end of this topic, decentralization of power in India. I hope you are able to understand everything. कुछ डाउट है तो समझ में नहीं आया है तो feel free to write down in the comment box. I will definitely try to answer as soon as possible. Channel subscribe करना ना भूले and do share this video with your friends, those who are in the same class, those you think need the content. So thank you guys. आप देख रहे थे जियो विद मधुर. Bye bye and enjoy.